हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 5 यानी लास्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन के बारे में। अब चूँकि एमडी गेट के अंदर वही टॉपिक्स करने होते हैं जो मैमल्स या ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, तो लिहाजा हम थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स कहेंगे, ना कि थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स वाला टॉपिक, वो आपने स्किप कर देना है। आपने जस्ट करना है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और उसके बाद जो ह्यूमन वाला ग्राफ बना हुआ है वो करना है इसमें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन है क्या। थर्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस की वो कैटेगरी है जिसके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब ये थर्मो रेगुलेशन हम डायरेक्ट मैमल्स पे आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट वाला पोर्शन करना नहीं है, तो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। अब मैमल्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले जो है वो है हीट गेन एंड हीट लॉस। अब हीट गेन करके वो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे या हीट लॉस करके जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। हीट गेन कैसे की जाती है? सनलाइट पड़ेगी, उसकी इंफ्रारेड रेडिएशन जब आएंगी तो इससे जो है वो हीट गेन हो सकती है। इसी तरह जब जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ साथ और जो रेडिएशन आती हैं इनसे भी जो है वो हीट गेन हो सकती है। हीट लॉस कब होगी? जब रेडिएशन होगी, बॉडी से जो है वो हीट रेज निकलेंगी, उससे जो है वो क्या होगा? हीट लॉस हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है और भी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, ये आपने एमसीक्यूज की खातिर जो है वो ज़्यादा करना है कि हीट गेन और हीट लॉस के मैकेनिज्म क्या है, किस तरह हीट गेन होती है और किस तरह हीट लॉस होती है। उसके बाद है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि किस टाइप के कैटेगरीज हैं या ऑर्गेनिज्म है, मेंबर्स हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, किस तरह करते हैं, ये मैकेनिज्म है। ओल्ड क्लासिफिकेशन के तहत किलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स, ये इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन थी। तो किलोथर्म्स इन्हें हम जो है वो जनरल टर्म में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का नाम देते हैं। जो होम्योथर्म है ये है वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड से यहाँ क्या मुराद है? कोल्ड ब्लडेड से मुराद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेम्परेचर को ज़्यादा जो है वो रेगुलेट नहीं करते, यानी जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है वो ज़्यादा होती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर अपना चेंज करते रहते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है वो ख़ास लेवल तक जो है रेगुलेट नहीं होता। ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड के अंदर जो 5 किंगडम है उनमें से 3 इसमें आते हैं: फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, अब ये एमसीक्यूज के वजह से पूछ सकता है, वार्म ब्लडेड के अंदर बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। अब ह्यूमन जो है मैमल के अंदर है, लिहाजा हम कहेंगे कि ह्यूमन भी जो है होम्योथर्म है या वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब ये न्यू क्लासिफिकेशन है। अब ओल्ड क्लासिफिकेशन पे कुछ एतराज़ात थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ फिशेस जो सी डेप्थ के अंदर रहती हैं उनका टेम्परेचर एक ख़ास हद तक रेगुलेट हो रहा होता है, तो इस पर ऑब्जेक्शन आ गया। अब इसके तहत जो फिशेज हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर ही नहीं रही। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक एक्सेप्शन थी। दूसरी एक्सेप्शन कुछ लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ, जो टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। इस तरह जो है अब वो जो कि रेप्टाइल्स के अंदर आती हैं या एम्फीबियंस हैं कुछ जो है टेम्परेचर को ख़ास हद तक रेगुलेट नहीं कर रहे होते, इसलिए इस पर जो है वो ऑब्जेक्शन था। अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो है 3 तरह की: एंडोथर्म, एक्टोथर्म एंड हेटेरोथर्म्स। अब जो एंडोथर्म्स है, अब एंडोथर्म्स वो वाले मैमल्स या एनिमल्स हैं जो टेम्परेचर बिल्कुल, यानी कि जिनका एक्सटर्नल के साथ इतना ज़्यादा राब्ता है ही नहीं, वो टेम्परेचर खुद जनरेट करते हैं, हीट खुद जनरेट करते हैं और इसी को ही रेगुलेट करते हैं, लेकिन नेसेसरी बेसिस पे कुछ हीट गेन या कुछ हीट लॉस वो कर सकते हैं। ये है एंडोथर्म्स। अब एंडोथर्म्स को आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एक ब्रॉड टर्म है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, होम्योथर्म्स के लिए। एंडोथर्म्स के अंदर ह्यूमर आ जाता है ज़्यादातर, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो आप कर सकते हैं। जो एक्टोथर्म्स हैं, अब ये लोअर लेवल पे तो हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इनको ज़्यादा हीट गेन और लॉस की ज़रूरत हो तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो रब्ता करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्टोथर्म्स इंटरमीडिएट है एंडोथर्म और हेटेरोथर्म्स के। कैसे इंटरमीडिएट है वो हम देखते हैं। जो हेटेरोथर्म्स है, अब हेटेरोथर्म्स के अंदर क्या होगा? हेटेरो मीन डिफरेंट। अब ये बिल्कुल रेगुलेट नहीं करेंगे, इनके अंदर जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है या रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। हेटेरोथर्म्स के अंदर मामूली सी हीट रिक्वायर होगी तो ये हीट गेन कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हीट लॉस कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन इनके अंदर है ही नहीं।
ये है हेटेरोथर्म्स, आप इनकी भी एग्जांपल्स दे सकते हैं बुक से। ये था क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज किस टाइप की है। रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज ये एमसीक्यूज के वाले से पूछ सकते हैं, दो तरह की है। एक है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन और दूसरी है बिहेवियरल और फंक्शनल एडाप्टेशन। अब एक बात ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछेगा तो आप कहेंगे स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है, अगर वो बिहेवियर के रिलेटेड फंक्शन के रिलेटेड पूछेगा तो हम कहेंगे बिहेवियरल एडाप्टेशन है। जो स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है, देखिए लंग्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डॉग्स वगैरह के अंदर ये मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं पेंटिंग यानी हाँफने के लिए, तो ये लंग्स ये इनकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। इसी तरह अब प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड कहेंगे तो ये होगी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। अगर वो कहेंगे स्वेट सीक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड का जो फंक्शन है वो बिहेवियरल एडाप्टेशन है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछेगा तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। और अगर वो कहे कि इस तरह कहते हैं कि पेंटिंग, अभी मैकेनिज्म पूछ लिया उसमें, बिहेवियर है किस्म का, बास्किंग यानी कि ये जो जिसे कहते हैं कि धूप जो ये जो सेंसते हैं, ये जो बास्किंग, पेंटिंग, ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये बिहेवियर है, इन्हें हम कहते हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन। उसके बाद है ह्यूमन बीइंग। ये जो चार्ट है ये बहुत अहम है इस हवाले से, और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो पायरेक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोरेगुलेशन इन मेंबर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह रेगुलेट किया जाता है, आप ध्यान रखें कि जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर रेगुलेटर है, थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। उसके तहत जो है वो देखता है कि कोई फ्लक्चुएशन है या नहीं, और उसके तहत वो रेगुलेट करता है इसे। अब सबसे पहले देखें कि नॉर्मल लेवल ये है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात ध्यान रखें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आप वैल्यू बुक के साथ लिख लें, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है। इस तरह भी दे सकते हैं कि एक ऑप्शन डिग्री में हो सेंटीग्रेड में और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट में, थर्ड ऑप्शन जो है वो बोथ हो जाए, तो आप ये हो कि ये टिक कर दे और बोथ वाला ऑप्शन रह जाए। इस तरह ये इसमें फंसा सकता है। ये नॉर्मल लेवल है। अब नॉर्मल लेवल से फ्लक्चुएट कर गया नॉर्मल लेवल तक, अब ये हो गया ये कि टेम्परेचर बॉडी का हो गया इंक्रीज, किसी वजह से इंक्रीज हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर राइज किया, फौरन क्या होगा, थर्मोस्टेट है उसके पास जो है वो सिग्नल आएगा थर्मोरेगुलेशन का कि टेम्परेचर जो है वो, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर ही एक्चुअली जो है वो इसको एक्टिवेट करता है। ब्लड टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा कि कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट किया जाए ताकि टेम्परेचर जो है वो लोअर होकर नॉर्मल हो जाए। ये समझे कि पहले लोअर होगा फिर नॉर्मल होगा, क्योंकि टेम्परेचर 37.8 डिग्री से भी क्रॉस कर चुका है। तो कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। कूलिंग मैकेनिज्म दो तरह के हैं, या तो स्वेट पसीना खारिज होगा स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, ये उसको जो है सिग्नल देगा, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और जो स्वेट सीक्रेट हो जाएगा, इसके जरिए जो है कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इससे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। एक मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म है वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन। अब एक बात ध्यान रखें कि चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो कुछ जगहों पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी और कुछ पे वेसोडाइलेशन। ये कैसे होगी? वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स और ज़्यादातर कैपिलरीज का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, और वेसोडाइलेशन है उनका डायलेट हो जाना, फैल जाना। अब देखें टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो उसको बाहर हमने जो है वो निकालना है, या बाहर उसको जो है वो एक्सक्रीट करना है, कर्जे एक तरह की टर्म समझ लें, या उसको जो हमने बाहर निकालना है। अब क्या होगा, ये जो पेरिफेरल पे है, ये सारी बॉडी में जो पेरिफेरल है, स्किन के अंदर जो एरिया है, स्किन एरिया, उसके अंदर हो जाएगी वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा आएगा उससे ज़्यादा उतनी जो है वो एवापोरेशन के थ्रू हीट बाहर सीक्रेट हो जाएगा। ये वेसोडाइलेशन स्किन एरिया के अंदर। वेसोकंस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगी? वेसोडाइलेशन, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन एक दूसरे के ये वो कंट्रोवर्शियल है। जहाँ पे वेसोडाइलेशन एक जगह पे हो रही है तो दूसरी जगह वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, ये जो विसरल ऑर्गन्स है इनके अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि इनके अंदर जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो ना करे, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ये टर्म है इसमें। ये फिर क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हुई, एवापोरेशन के थ्रू टेम्परेचर फिर लोअर हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल। ये था एक पैटर्न। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर कम हो गया है, माइनस में चला गया है। माइनस में चले जाने का मतलब ये नहीं कि -1 डिग्री हो गया, बल्कि माइनस में चले जाने से मुराद ये है कि 36.1 से कम हो गया है। अब ये कम हुआ तो इससे क्या होगा, वार्मिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। वार्मिंग मैकेनिज्म के तहत अब वही स्ट्रेटजी है। वार्मिंग मैकेनिज्म के अंदर थर्मोजेनेसिस होती है। थर्मोजेनेसिस मीन हीट प्रोडक्शन। अब थर्मोजेनेसिस शिवरिंग होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब देखिए जब भी सर्दी लगती है तो मसल्स क्या होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसकी वजह से जो है वो हीट जो है जनरेट होती है। ये शिवरिंग थर्मोजेंस। जो नॉन शिवरिंग है इसके अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स जिसको जो है वो नॉन शिवरिंग के थ्रू एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद जो क्या होगा नॉन शिवरिंग थर्मोजेंस हो जाएगी। ये कैसे होती है? ये होती है कि थायरॉक्सिन ये जब रिलीज होगा, इससे क्या होगा कि जब रिलीज होगा तो ये जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोडक्शन हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगा। ये तो थर्मोजेंस। दूसरा कोई वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन वाला रूल। अब क्या होगा, बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देना, तो स्किन एरिया के ऊपर वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देंगे, जो विसरल ऑर्गन है उनके अंदर वेजोडाइलेशन कर देंगे ताकि बॉडी जैसे हीट जो है वो बाहर निकल ना सके। और जो दूसरा वेजोडाइलेशन वाला है कि विसरल ऑर्गन के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जा सके ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। ये तो ह्यूमन बीइंग है। अब एक आगे टर्म है पायरेक्सिया। अब पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया जिसे हम समझ लें हाई फीवर, ये आगे है पायरेक्सिया। अब पायरेक्सिया समझ लें हाई फीवर। अब पायरेक्सिया हाई फीवर कैसे होता है? जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, एक बात ध्यान में रखें, आइदर इट इज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो इसके जो है वो इसके तहत पायरेक्सिया यानी हाई फीवर होगा। फीवर जब भी होगा इन्फेक्शन के एज रिजल्ट होगा, इंडिकेशन होगी कि बॉडी में किसी जगह पे इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस इनके नतीजे में कैसे पायरेक्सिया होता है? जब भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होगा तो ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल उन बैक्टीरिया या जो वायरल है उनको किल करने के लिए ये जो है वो पायरोजेंस रिलीज करेंगे। अब पायरोजेंस क्या है? ये केमिकल्स होते हैं जो उनको मारते हैं। अब पायरोजेंस ब्रॉड टर्म, ये केमिकल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल भी सीक्रेट करेंगे और जो बैक्टीरियल और वायरल जो सेल्स हैं वो भी सीक्रेट करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि पायरोजन जो पैथोजेंस हैं वो भी सीक्रेट करेंगे और उसके साथ साथ जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी सीक्रेट करेंगे। ये दोनों पायरोजन सीक्रेट करते हैं। पायरोजन क्या काम करते हैं? ये जो पायरोजन हैं जो रिलीज हुए हैं दोनों होस्ट से भी और गेस्ट से भी, ये दोनों जो है अपग्रेड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये जो इसका नॉर्मल वॉल्यूम था, नॉर्मल रेंज थी, इसको जो है वो अप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, हम कहते हैं पायरेक्सिया या हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर इंडिकेशन होगी कि बॉडी में किसी जगह पे इन्फेक्शन है, तो इसके नतीजे में जो इम्यूनिटी पैदा हुई है उसकी इंडिकेशन है। यहाँ तक हमारा जो 5 लेक्चर के फॉर्म में होम्योस्टेसिस कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मसल्स और सपोर्ट और मूवमेंट वाला चैप्टर।